Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nabil Ahmad and you are watching my YouTube channel The Knowledge College. आज की इस वीडियो में हम द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, विच इज़ डिस्कस द यूज़ ऑफ आयरनी इन चौसर्स प्रोलॉग। कि चौसर के प्रोलॉग में एक ह्यूमर यूज़ हुआ है, आयरनी यूज़ हुई है और सटायर भी यूज़ हुआ है। डिस्कस चौसर एज अ सैटरिस्ट। तो इन सारी चीज़ों को समझने से पहले आपने माइंड में रखना है कि जो चौसर के 29 पिलग्रिम्स हैं, उनकी जनरल अगर हम डिवीजन करें तो वो 3 बनती हैं: थॉरली गुड, थॉरली इवल और मिक्सचर ऑफ गुड एंड इवल। जो थॉरली गुड हैं उन पे वो कोई टेक्निक नहीं यूज़ करता, आयरनी ह्यूमर सटायर नहीं यूज़ करता। लेकिन जो मिक्सचर ऑफ गुड एंड इवल है उन पे वो आयरनी यूज़ करता है। आयरनी मीन्स के कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जाए जिसका मीनिंग उसके बिल्कुल अपोजिट हो। फॉर एग्जांपल वाइफ ऑफ बाथ के केस में वो कहता है शी इज़ अ वर्दी वुमन। तो वर्दी वुमन इसके बिल उसका करैक्टर जो है इसके बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि अगली ही ये जो वर्स है उसमें वो कहता है कि शी हैड 5 हस्बैंड्स। तो ये आयरनी के ज़ुमरे में आएगी। उसके बाद डिस्कस चौसर एज अ सैटरिस्ट। तो जब आयरनी कहेगा तो हमने मोस्टली डिस्कस जो मिक्सचर ऑफ गुड एंड इवल है वो वाले करैक्टर्स को डिस्कस करना है। सैटरिस्ट चौसर एज ए सैटरिस्ट है तो फिर हमने डिस्कस करना है सटायर का मतलब है ये एक ऐसी टेक्निक है, पोएटिक डिवाइस है कि जिसमें ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें किसी करैक्टर के जो फॉयबल्स हैं या फॉलीज हैं, उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो एक्सट्रीमली डेंजरस हों सोसाइटी के लिए, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। इसे कहते हैं सटायर। चौसर इज़ अ ट्रू रिफॉर्मर। चौसर एक ट्रू रिफॉर्मर है क्योंकि वो मोस्टली ह्यूमर यूज़ करता है एज ए लिटरेरी टेक्निक। तो वो जो सटायर है वो दो करैक्टर्स हैं, द समनर एंड द पार्टनर, उनके केस में यूज़ करता है। लेकिन बाकी जनरली अगर उसके सारे करैक्टर्स को हम समझें तो उसमें वो ट्रू रिफॉर्मर है। क्यों ट्रू रिफॉर्मर है? क्योंकि वो आयरनी या लाइट ह्यूमर यूज़ करता है। डिस्क्राइब चॉसर्स लव, टॉलरेंस एंड सिंपैथी फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो चूंकि इतनी सारी फॉयबल्स हैं सोसाइटी में, उसके करैक्टर्स में, उसके करैक्टर जो हैं वो 14th सेंचुरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इतनी सारी शॉर्टकमिंग्स होने के बावजूद भी वो लव, टॉलरेंस और सिंपैथी फॉर ह्यूमन बीइंग्स, उसके जो करैक्टर्स हैं वो ह्यूमन बीइंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सब के लिए वो ये सारी फीलिंग्स रखता है। तो वो क्या है? वो ट्रू रिफॉर्मर है। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के एक सिनोनिम आप कह सकते हैं। Chaucer's humor is constructive and healthy rather than destructive. We will elaborate. चौसर का जो ह्यूमर है, लाइट ह्यूमर है कि वो ही मेक्स फन ऑफ द फॉयबल्स ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स एंड, और हमको इन सारी जो शॉर्ट कमिंग्स है उनसे अवेयर करता है। तो इस सारे जो प्रोसेस है इसमें उसका जो ये सारा ह्यूमर है वो कंस्ट्रक्टिव है और हेल्दी है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं इन सब के आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला, ये तकरीबन एक दूसरे के से मिलते जुलते हैं, सबका एक ही पर्पज़ है। और इवन के क्वेश्चन नंबर 1 भी सटायर के केस में थोड़ा डिफरेंट होगा। तो डिस्कस करते हैं मेन क्वेश्चन को। One of the distinguishing features of Chaucer as a poet is his combination of objectivity with human sympathy and tolerance. ये उसका जो नोटवर्दी डिस्टिंग्विशिंग जो उसे मुख्तलिफ बनाता है दूसरे राइटर से, दूसरे पोइट से, वो क्या है? चौसर का जो फीचर है वो है ऑब्जेक्टिविटी का। उसमें ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, मींस इम्पर्सनल है, वो बायस नहीं है। विद ह्यूमन सिंपैथी टॉलरेंस, और वो ह्यूमंस के लिए सिंपैथी और टॉलरेंस और लव, ये सारा इस किस्म की फीलिंग्स रखता है क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है। ऑन द वन हैंड ही अवॉइड्स एथिकल बायस इन हिज राइटिंग। एक साइड पे वो क्या करता है कि ऑन द वन हैंड वो एथिकल बायसनेस जो है, प्रेजुडिसेस है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करता है। ऑन द अदर हैंड ही ऑब्जर्व्स द वर्ल्ड इन टॉलरेंट एंड अम्यूज्ड मैनर्स। उसमें उसके जितने करैक्टर्स हैं उनमें शॉर्ट कमिंग्स पाई जाती हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी वो टॉलरेंट और अम्यूज मैनर में ये सारी चीज़ें
ऑब्ज़र्व करता है। ये क्यों टॉलरेंट और अम्यूज़्ड मैनर में सारी चीज़ें वो फ़ील कर रहा है और डिस्क्राइब कर रहा है और ऑब्ज़र्व कर रहा है, क्योंकि उसने ह्यूमर और आयरनी को यूज़ किया है। उसने सटायर को बड़े लो लेवल पे और 2 कैरेक्टर्स के केस में सिर्फ़ उसने यूज़ किया है। These observations get their literary and material expression in his treatment of the pilgrims and the general prologue to the Canterbury Tales। अच्छा, उसने जो ऑब्ज़र्व किया सारा ओ, और अपनी ऑब्ज़र्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए उसने लिटरेरी और मटेरियल एक्सप्रेशंस यूज़ की हैं। फॉर एग्जांपल जो लिटरेरी एक्सप्रेशन है उनके मोर देन वन मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन जो मटेरियल एक्सप्रेशन है इट मीन्स कि जो उसका मीनिंग है एग्जैक्ट वही उसका मीनिंग है, इसके अलावा मोर देन वन मीनिंग नहीं हो सकते। जिस तरह के केस में एक करेक्टर को वो पपी कहता है, और अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि द वाइफ ऑफ बाथ को वो जेंटल करेक्टर कहता है, लेकिन अगले ही सेंटेंस में वो जो स्टेटमेंट देता है कि शी हैज़ ये शी हैड 5 हस्बैंड्स एट चर्च, तो वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है कि मोर देन वन मीनिंग है। तो ये लिटरी टेक्निक जो है इसमें मोर देन वन मीनिंग होते हैं, और मटेरियल एक्सप्रेशन कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होंगे जिनका एग्जैक्ट वही मीनिंग है जो उनका मीनिंग है। जिस तरह फेमन के टाइम पे जो डॉक्टर फिजिक है उसने काफ़ी ज़्यादा मनी एक्यूमुलेट कर ली थी और गोल्ड एक्यूमुलेट कर लिया, तो ये मटेरियल एक्सप्रेशन में आता है। Chaucer's tone as a poet is wonderfully instinct with geniality, tolerance, humor, and freshness, so egregiously lacking in that of his contemporaries and predecessors, who are too dreamy or too serious to be interesting। ये जो उसमें टोन पाई जाती है उसकी इंस्टिंक्ट है जीनियलिटी की, टॉलरेंस और ह्यूमर की, फ्रेशनेस की, ये उसमें इग्रेजियसली, नोटिसेबली या स्ट्राइकिंगली पाई जाती है। ये उसके कंटेम्पररीज और उसके जो प्रेडिसेसर थे उससे पहले वाले, उनमें ये चीज़ नहीं पाई जाती थी। उनमें क्या था, या तो वो बड़े यूटोपियन किस्म के लोग थे, टू ड्रीमी थे, जो चीज़ें ही इम्पॉसिबल है, या वो अ, एक हद से ज़्यादा सीरियस थे जो चीज़ों को इंटरेस्टिंग नहीं बनाता। तो ये जो चौसर है इन दोनों के दरमियान था। In spite of his awareness of the sleaze and unrest in the society of his age, ये सारी चीज़ें उसकी सोसाइटी में जो चीप बिहेवियर, लो ग्रेड का बिहेवियर या अनरेस्ट भी पाई जाती थी, सारी चीज़ों से वो अवेयर था चौसर। इज़ नेवर अपसेट और अपसेटिंग, लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद ना वो अपसेट है और ना वो दूसरों को अपसेटिंग ऑब्जर्वेशंस दे रहा है। His attitude is all acceptive, never rejective. He experiences what the French call joie de vivre, the joy of living, and communicates it to his readers। जिस तरह फ्रेंच में कहते हैं कि द जॉय ऑफ लिविंग, कि ये जो लाइफ है इसको एंजॉय करो, सारी चीज़ों को बर्दाश्त करके वो इस चीज़ को उसने कम्युनिकेट किया है। नो वन कैन रीड चौसर विदाउट फीलिंग दैट इट इज़ गुड टू बी अलाइव इन दिस वर्ल्ड, हाउएवर इम्परफेक्ट मे इट बी इन न्यूमरस रिस्पेक्ट्स। ये जो वर्ड है ये न्यूमरस डिफरेंट, न्यूमरस काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट्स में इम्परफेक्ट है, लेकिन फिर भी वी हैव टू लिव। ही इज़ अ क्रॉनिक ऑप्टिमिस्ट। वो क्रॉनिक मीन्स कन्फर्म्ड, बहुत ज़्यादा सीवियर कह सकते हैं, ऑप्टिमिस्ट है। ही इज़ नेवर हार्श, रेनकोरस मीन्स resentful, bitter, deeply malevolent, bitter or in a huff mean severe anger में, and never falls out dispute with his fellow men for their feelings। उसके जो fellow men है जब वो जा रहा है पिलग्रिम पे, तो उन सब में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं जो ईवल को सपोर्ट करती हैं, लेकिन फिर भी उसकी जो पूरा प्रोलॉग है उसमें हार्शनेस या बिटरनेस इस तरह की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। ही लीव्स डिडक्टिसिज्म टू लैंगलैंड एंड मॉरल कवर। वो डिडक्टिसिज्म या मोरलाइजिंग
जो चीज़ों को मोरलाइज करना, मॉरल सिखाना, वो लैंगलैंड और गोवर पे छोड़ देता है। ये उसके कंटेम्परेरीज थे, इनका ये फीचर था। एंड ही पीसफुली कोएग्जिस्ट्स विद ऑल ह्यूमन इम्परफेक्शंस। ह्यूमन इम्परफेक्शंस हैं उन सब के साथ वो रहना चाहता था। इट डज नॉट मीन दैट ही इज़ नॉट sarcastic or satirical, but his satire and sarcasm are always seasoned with lively humor. इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सटायर और इस तरह की चीज़ें नहीं पाई जाती, ये उसने टेक्निक्स नहीं यूज़ की हैं, उसने की हैं, लेकिन ये सीजनड है कि कुछ खास करैक्टर हैं उनके लिए इसने ये चीज़ें यूज़ की हैं। In fact, his forte means speciality is irony rather than satire. Aldous Huxley observes, where Langland cries out aloud in anger, threatening the world with hellfire, Chaucer looks on and smiles. कि ये जो लैंगलैंड है उसका कंटेम्प्रेरी अगर ये हेलफायर या डिफ़िकल्टीज़ को देखता है तो देख के क्या करता है, दुनिया को थ्रेट करता है, ये सारी चीज़ों से अब अवेयर करता है। लेकिन चौसर क्या है, लुक्स ऑन एंड स्माइल कि ये चीज़ें जो हार्डशिप्स आ रही हैं ह्यूमंस की तरफ, उसको खुले दिल के साथ इन सारी चीज़ों को एम्ब्रेस करना चाहिए। द ग्रेट इंग्लिश ह्यूमरिस्ट लाइक शेक्सपियर एंड फील्डिंग शेयर विद चौसर द सेम broad human sympathy, which he first introduced into literature and which partly has bestowed upon his Canterbury Tales that character of perennial mean perpetual, vernal freshness which appears so abundantly on its very page। कि उसकी जो प्रोलॉग है उसके हर एक पेज पे जो वो करैक्टर, जितने भी करैक्टर्स जो हैं उनको वो पोर्ट्रे कर रहा है, वो परमानेंट और जो स्प्रिंग सीजन की फ्रेशनेस है उसके हर एक पेज पे यही हमें मिलती है। इवन के जो करैक्टर्स हैं उनमें वो मिक्सचर ऑफ गुड एंड ईवल है, लेकिन फिर भी उसने सटायर नहीं यूज़ किया। उसने ये ह्यूमन सिंपैथी बड़े वास्ट तरीके से, ह्यूमन सिंपैथी, टॉलरेंस, लव, जो ये सारी चीज़ें हैं लाइक शेक्सपियर एंड फील्डिंग उसने यूज़ की हैं। चौसर डिवाइड्स his 29 pilgrims into three major groups: good, mixture of good and evil, दो evil dominates, के जो mixture of good and evil है उनमें evil dominate करता है, and evil, ये जी good, mixture of good and evil और तीसरा evil, ये तीन उसने जनरल ग्रुप्स बनाए हैं। But whatever be the case, his broad humanity and cordiality are all embracing। जितने भी उसने केस हैं, ये तीनों केसेस में ह्यूमैनिटी और कॉर्डियलिटी मीन लविंगनेस, काइंडनेस, ये सारी चीज़ें ऑल embracing है। Chaucer treats the group of good human beings with extreme sympathy and love। जो thoroughly good characters हैं उनको वो sympathy और love से treat करता है। He owes deep amount of respect to the knight, the parson and the plowman। इन तीनों characters के लिए वो deep respect रखता है। He employs none of his ironic or satiric techniques in the case of these Christ-like figures. This shows his wholehearted tribute to these persons. He glorifies the knight's various adventures, campaigns, modesty mean bashfulness, courteousness and serious nature। वो नाइट की ये जो सारी एडवेंचरस और ये सारी चीज़ें, इन सब को वो, ये सारे इन नेचर को वो अप्रिशिएट करता है। द पार्सन्स ऑनेस्टी, डिवोशन एंड ह्यूमिलिटी, द प्लोमैन्स पेशेंस एंड कंटेंटमेंट। Chaucer's vision is obviously one of compassion and charitableness, mean generousness। तो ये जो तीनों करेक्टर्स हैं, नाइट, पार्सन और प्लोमैन का, इन तीनों करेक्टर्स, ये तीनों करेक्टर्स थॉरली गुड हैं। तो वो इन सारे करेक्टर्स में से जो उसको पॉइंट मिले हैं, पेशेंस का, कंटेनमेंट का, ऑनेस्टी, डिवोशन, ह्यूमिलिटी, मोडेस्टी, ये सारी चीज़ों को उसने अप्रिशिएट किया है और किसी किस्म की भी आयरॉनिक टेक्निक यूज़ नहीं की। अब बात आती है मिक्सचर ऑफ गुड एंड इविल की। इट इज़ however in the case of these pilgrims who are a curious mixture of good and evil,
that Chaucer combines impersonality, criticism and tolerance. इवन के यहाँ पे भी वो इम्पर्सनल है, बायस नहीं किया उसने, प्रेजुडिस नहीं है उसके अंदर, उसकी राइटिंग के अंदर। इवन के वो मिक्सचर ऑफ गुड एंड इवल जो करेक्टर्स हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा है। In this category fall the prioress, the monk, the friar, the franklin, the wife of Bath, the reeve, the miller and the doctor of physique and so on। ये डिफरेंट करेक्टर्स हैं, उनमें से चंद एक बुक में उसने एक्सप्लेन किए गए। ये वाले करेक्टर्स हैं जो मिक्सचर ऑफ गुड एंड इवल के बैनर के नीचे आते हैं। He shoots both humorous and ironic remarks in painting the real picture of these characters। वो ह्यूमर और आयरनी दोनों चीज़ों को यूज़ कर रहा है इन सारे करेक्टर्स को पोर्ट्रे करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू वॉच द मंक्स रैंक वर्ल्डलीनेस, मंक का जो रैंक है उसकी वर्ल्डलीनेस उसे एक्सप्लेन किस तरह करता है। ही अप्रिशिएट्स हिज जिंगलिंग ब्रिडल, उसका जो वो जिंगलिंग ब्रिडल है उसको अप्रिशिएट करता है थ्रू द ह्यूमरस एंड विटी रिमार्क्स, उसके लिए वो ह्यूमरस और विटी रिमार्क्स देता है। ही एम्प्लॉयज इम्प्लाइड आयरनी इन द करेक्टर स्केच ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ, इम्प्लाइड आयरनी यूज कर रहा है इधर उसका करेक्टर स्केच एक्सप्लेन करने के लिए। ही कॉल्स हर वर्दी एंड देन ironically exposes her worthiness by declaring that she had 5 husbands at the church door। ये वो चीज़ थी जो पहले मैंने आपको बताई थी। Chaucer creates ambiguity to import ironical effects in the case of Madame Eglantine। अब इस केस में वो एम्बिग्यूटी यूज़ कर रहा है। एम्बिग्यूटी किस तरह की यूज़ कर रहा है इन केस ऑफ लव, कि उसने एक लव का एक सिंबल पहना हुआ है लेकिन उसका पता नहीं है कि लव कौन सा है। हालांकि उसके करेक्टर से हमें डेफिनेटली पता चल रहा है कि ये स्पिरिचुअल लव नहीं है, ये वर्ल्डली लव है, लेकिन हम भी कोई भी वर्डिक्ट देने के लिए हेजिटेंट है। He paints the picture of purely worldly prioress, but at the end creates a pre-planned ambiguity by remarking that her brooch carries the motto that Amor vincit omnia, love conquers all. The reader cannot help asking the interesting question that whether it is spiritual love or the purely worldly love which the motto professes. The reader feels little hesitation in concluding that it is the later kind of the Prorus upholds। later kind of love जो उसने purely worldly love ये है, लेकिन जो राइटर जो रीडर है वो ambiguous है, वो hesitant है ये कहने में, क्योंकि राइटर ने भी ओपनली एक्सप्लिसिटली ये सारी चीज़ें नहीं बताई। Chaucer also makes fun of the characters through the technique of caricature। जी एक और टेक्निक उसने यूज़ की है कैरिकेचर की। In order to make the miller's foul talk public, he compares his mouth with the furnace। जिस तरह फर्नेस है वो धुआं किसी भी फैक्ट्री से चिमनी से बाहर निकालती है, तो ये फॉल टाक स्मोक से उसने कंपेयर किया है और फर्नेस इसके माउथ से। At times, an ironic discrepancy is employed to show the wild difference between the appearance and the reality। तो appearance और reality में जो difference है, discrepancy है, वो इसने show की है। Chaucer employs this technique in the character sketch of the merchant who tries to hide the harsh fact that he is in debt। तो जो मर्चेंट है वो भी ये शो नहीं कर रहा कि वो डेट में है, तो इस सारे जो सिनेरियो है मर्चेंट का उसको कवर करने के लिए, पोर्ट्रे करने के लिए कैरिकेचर की टेक्निक यूज़ की गई है। नेवरदलेस ही द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ नॉट थिंग टू नोट इज़ दैट दो these characters are full of drawbacks and are therefore ridiculed in an ironic way, yet the reader does not find any preconception in Chaucer's attitude towards them। कि ये सारे करेक्टर्स जो हैं मिक्सचर ऑफ गुड एंड इवल है, लेकिन प्री कंसेप्शन जो चौसर है उसने पहले से ये माइंड अपना नहीं बना लिया और इस तरह की चीज़ें टेक्निक्स या फ्रेजेस नहीं यूज़ की जिससे पता चले कि वो ऑलरेडी जो है विकेड करेक्टर्स है। ओनली जीनियल काइंडनेस एंड जनरोसिटी विच आर ऑल परवेसिव, उसने ये चीज़ें यूज़ की हैं जो सारी कि पेनिट्रेट कर रही हैं हर जगह पे। It is obviously the observance of objectivity that frees Chaucer's irony and humor from all prejudices। तो ये जो आयरनी और ह्यूमर है इस सारी चीज़ों में उसने जो ऑब्जेक्टिविटी यूज़ की है ये उसको
सारे प्रेजुडिसेस से या बायसनेस से फ्री करता है। His tolerance towards his fellow pilgrims strongly confirms that Chaucer knows and accepts that man is mixture of both good and evil। कि जो चौसर है वो अपनी सारे करेक्टर्स की एक्सप्लेनेशन से ये रिवील कर रहा है कि जो मैन है वो मिक्सचर ऑफ गुड एंड इवल है, और हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। ही क्रैक्स विटी कमेंट्स, laughs at the people, and pinpoints their foibles without showing any personal grudge, emotional disliking, and disdainful attitude towards any of his characters। कि पर्सनल ग्रज नहीं है, हालांकि वो सारी चीज़ें देख रहा है, उनके फॉयबल्स देख रहा है, और पर्सनल उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग या डिस्डेनफुल एटीट्यूड इसको टेंट नहीं कर रहा। इसे हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव आयरनी है या कंस्ट्रक्टिव उसका बिहेवियर है। इन ब्रीफ ही राइट्स इन आर टंग इन चीक आयरॉनिकली एग्जैजरेशन मैनर, बट हिज काइंड एंड ह्यूमरिस्टिक नेचर परमिएट्स थ्रू आउट द प्रोलॉग। उसकी जो नेचर है ना, यही थ्रू आउट द प्रोलॉग पेनिट्रेट कर रही है। Though most of Chaucer's pilgrims are a strange mixture of good and evil, yet there are some characters like Chevalier and the partner who are thoroughly evil। अच्छा जी, ये थर्ड है, गुड, thoroughly good, मिक्सचर ऑफ गुड एंड evil हमने डिस्कस कर लिया। अब है thoroughly evil की बारी, और इसमें आएंगे सेमनर एंड द पार्टनर। दे आर ट्रूली डेवल्स डिसाइपल। इट इज़ ओनली इन द हैंडलिंग ऑफ दीज रास्कल्स चौसर बिकम्स अ सैटरिस्ट। इन दोनों करेक्टर्स को हैंडल करने के लिए वो सिर्फ सैटरिस्ट बना है। ही satirically remarks that one only for a quart of wine the summoner allows a sinner to keep on committing sins for the whole year। सिर्फ क्वार्टर वाइन के लिए समनर अलाउ कर रहा है कि जो कोई फर्द है, कोई भी शख्स है, वो फॉर द होल ईयर सिन कमिट कर सकता है। He keeps concubines, mistresses, and encourages the people to follow his suit। वो ये रखता है और लोगों को कह रहा है कि मेरी एग्जाम्पल को या मुझे फॉलो करो। His pimpled face, narrow eyes, scabby means wretched, black brows, red face, and above all his lecherous mean have sexual lust, nature are described in a satirical strain। अच्छा, ये जो सारा जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, फिजिकल एक्सप्रेशंस हैं, ये सारी जिस तरह की चौसर ने एक्सप्लेन कर दी, ये सारी चीज़ें ही उसे विकेट बनाती हैं। सिमिलरली चौसर एक्सपोजेस स्टेरिकली द ग्रीड एंड एवरीशियस दोनों सिनोनिम्स हैं, नेचर ऑफ पार्टनर बाय रिमार्किंग दैट ही रोब्स द पीपल बाय सेलिंग पिग्स बोन। वो पिग्स बोन कहता है कि ये जो बोन्स हैं ये बड़ी पुरानी हैं, या उनके जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स हैं, ये जो रिलीजियस साइट्स हैं उनसे ली गई हैं। तो ये सारी चीज़ें कह के गलत बयानी करके वो इनको सेल करता है। He has accumulated a lot of money by selling false pardons। Chaucer castigates, criticizes him by comparing him with such odd animals like rabbit and goat। इन सारी चीज़ों की वजह से वो इसको रैबिट और गोट से कंपेयर करता है। द फेमिनिन टच इन द पार्टनर आल्सो कैरीज मैनी अंडरटोन। फेमिनिन टच देता है, इसके भी काफ़ी ज़्यादा मीनिंग्स हैं, लेयर्स ऑफ मीनिंग्स हैं। बट डिस्पाइट दिस कॉन्डमनेशन चौसर अम्यूजिंगली कॉल्स them gentle rascal and noble ecclesiast। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद ही वो इनको जेंटल रास्कल कह रहा है और नोबल ecclesiast कह रहा है। This shows that Chaucer accepts that both the summoner and the partner are human beings and not monster or devils। वो चूँकि इवन के वो थारोली विकेड करेक्टर्स हैं, लेकिन अभी भी चौसर ये नहीं कह रहा कि ये करेक्टर्स जो हैं ये जो हैं उनके लिए कोई बड़े ज़्यादा हार्श चीज़ें नहीं यूज़ कर रहा। वो एक किस्म की जेंटल लुक में रह रहा है, इसलिए उसने इनको जेंटल रास्कल और नोबल एक्लेसियस का है। ये आयरनी है, सटायर भी है, लेकिन उससे ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना, जिस तरह यूज़ की हैं इसने ग्लीवर्स ट्रैवल में डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ हुई हैं, उस तरह की टेक्निक्स जो उसने नहीं यूज़ की। देयरफॉर
the star becomes hardly biting and suffocating as we find in case of Swift and Voltaire। और ये जिस तरह स्विफ्ट और वोलेटायर के केस में बड़े बाइटिंग और सफोकेटिंग सटायर यूज़ हुआ है, चौसर ने वो वाला स्टायर ने यूज़ किया। Morally, he disapproves many of his pilgrims, but the poet, as Keats says, live in gusto, be it fall or fair. Gusto means special taste, individuality. कि his humor is always accompanied by his humanism, therefore he is nothing, there is nothing morbid, polluted about it। कि उसका जो चौसर का जो लेवल ऑफ पोर्ट्रेइंग डिफरेंट करेक्टर्स है वो ह्यूमनिज्म पे बेस करता है, इसलिए वो कह रहा है कि लिव इन गस्ट ऑफ बिट फॉल पे, कि अब उसके जो कंटेम्प्रेरीज हैं वो उनकी तरह नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा उसने मोरालिटी पे, कुछ हैं जिन्होंने मोरालिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जिस तरह हमने पहले पढ़ा, और कुछ हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो जो चौसर है उसने अपनी इंडिविजुअलिटी भी बरकरार रखी है और उसने ह्यूमनिज्म को भी बरकरार रखा है और उसमें ऑब्जेक्टिविटी भी पाई जाती है। It is rather the expression of his joyous sense of existence. He appears before us as a happy spectator who observes total impersonality in depicting the general condition of the fellow pilgrims. The great poet has neither any grudge nor gives any final opinion that could possibly hurt others' feeling। अच्छा, ये एक और चीज़ पाई जाती है कि उसने कोई किसी भी करैक्टर को एक्सप्लेन करते हुए एंड पे कोई भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया, उसने रीडर पे ही छोड़ा है कि आप खुद ही इसे जिस तरह चाहो समझ सकते हो। जिस तरह वो द प्रोरस के केस में है, उसने लव को एंड पे एक्सप्लेन नहीं किया, उसके लिए कोई वर्डिक्ट पास नहीं किया कि जो रीडर है वो मेरी बात ही समझे, उसने रीडर पे छोड़ दिया। Finally, he is friendly, amiable, and genial poet who has a large-hearted tolerance of the foibles, follies, and fopperies of human beings. He is full of the milk of human kindness and shares the universal charity and objectivity of Shakespeare। और शेक्सपियर की तरह वो एक जनरल, एक यूनिवर्सल और ऑब्जेक्टिव पोइट है जो करैक्टर्स को एक्सप्लेन करते हुए अपनी बायसनेस को सामने नहीं लेके आता। ये था जी हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।